हेलो आदित्य। हेलो सर। तो बेटा आपका स्कूल कौन सा है? सर डीएलडीवी मॉडल स्कूल शालीमार बाग। ओके ओके गुड, मैं भी उसी स्कूल से पास आउट 16 बैच। चलिए, तो अब मेरा कुछ एक क्वेश्चन है आपसे पहले कि आपने कॉमर्स क्यों सिलेक्ट करी है, मतलब एज अ स्ट्रीम कॉमर्स क्यों चूज करी? सर फैमिली बिजनेस में हेल्प करेगा ना। ओके ओके, फैमिली बिजनेस में हेल्प करेगा, गुड। लेकिन देखिए, जब आप अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल दो नए सब्जेक्ट्स हैं जो आपने 10th तक कभी नहीं पढ़े होते, लेकिन बाकी स्ट्रीम्स में आपने फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो आपको क्या पहले से कुछ आइडिया था अकाउंटेंसी के बारे में? सर बैलेंस शीट्स एंड ये सब चीजें पता है, बट डिटेल में कुछ नहीं पता ज्यादा। ओके ओके ओके, बैलेंस शीट के बारे में पता है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं पता। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट है कि आपने आज से पहले भी अकाउंटेंसी करी है रियल लाइफ के अंदर या देखी है? सर सच नहीं। नहीं देखी, चलिए ठीक है। तो देखिए, आपने बोला कि आपने आज तक अकाउंटेंसी कभी नहीं देखी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने अकाउंटेंसी रियल लाइफ में देखी होगी, राइट? कैसे? अच्छा, आपके घर में बजट बनता है? सॉरी। आपके घर में बजट बनता है? जी। बजट बनता है, ठीक है। तो हम बजट में करते ही क्या हैं? हम लोग मंथ के इनकम्स को और एक्सपेंसेस को चेक करते हैं, ठीक है। और फाइंड क्या करते हैं मंथ के एंड में कि हमारे को एक्स्ट्रा सेविंग्स होने वाली है या फिर हमें अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करना पड़ेगा, राइट? तो यस अगर सर। हम बात करें, ये जो हम काम कर रहे हैं ये सारा काम हम कर रहे हैं अनऑफिशियल तरीके से, जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं? अपना सेविंग्स या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। लेकिन जब हम यही काम एक बिजनेस के अंदर करते हैं और वो भी ऑफिशियल तरीके से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। मीन्स, जब आप यही सारा काम एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे और आप प्रॉफिट या लॉस आइडेंटिफाई करोगे एंड ऑल्सो आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करोगे, तो वो क्या बन जाएगा? अकाउंटेंसी बन जाएगा। तो अब थोड़ा बेसिक्स क्लियर हुआ अकाउंटेंसी का कि अकाउंटेंसी क्या होता है? यस सर। ठीक है। तो मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर करता हूँ, देन हम अकाउंटेंसी के बारे में और पढ़ते हैं। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे, एक मिनट बस। तो ये देखिए, आपकी स्क्रीन शेयर हो गई आपको? यस सर। चलिए ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की डेफिनेशन से कि अकाउंटेंसी की डेफिनेशन होती क्या है। तो देखिए, ये आपकी स्लाइड जो है इसमें मैंने अकाउंटेंसी के डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। तो अकाउंटेंसी होता क्या है ये डिस्कस करते हैं पहले। तो अकाउंटेंसी का बेसिक मतलब है कि ये एक प्रोसेस है। क्या है? ये एक प्रोसेस है, इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। अब हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके बढ़ते हैं, ओके, ताकि आपको इस बारे में और क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आइडेंटिफाइंग की। अब आइडेंटिफाइंग होता क्या है? देखिए, मैं आपको जो भी एग्जांपल दूंगा वो मैं बजट के थ्रू भी दूंगा और एक बिजनेस के थ्रू भी दूंगा, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, ओके। तो पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है? जब हम बजट बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा? आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको पूरे मंथ में कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है, मींस आपके इनकम के सोर्सेज क्या हैं, और सिमिलरली आपके एक्सपेंसेस के सोर्सेज क्या हैं, राइट? मतलब कि आपके इनकम कहाँ कहाँ आपसे आने वाली है और कहाँ कहाँ आप एक्सपेंसेस पे करने वाले हो। तो हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बिजनेस में एक दिन में एक ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चाहे वो सैलरी पे करना हो, चाहे वो स्टेशनरी खरीदना हो, चाहे वो गुड्स खरीदना हो, गुड्स सेल करना हो, तो इनको आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले। तो पहले पॉइंट में कोई डाउट बेटा आइडेंटिफाइंग के अंदर? नहीं सर। ठीक है। देन सेकंड आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या है? कि हमने जिस भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया उसको हम मनी के टर्म से मेजर करेंगे। किसके टर्म से मेजर करेंगे? मनी के टर्म से मेजर मनी। करेंगे, राइट? क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म से मेजर कर सकते हैं। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन को मनी के टर्म से मेजर नहीं कर सकते, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा सेकंड पॉइंट?
सर बट अगर हम किसी चीज में, जैसे किसी ने हमारे पास कोई प्रोडक्ट दिया और हम राइट। उसको किसी और टाइप में पे कर रहे हैं, जैसे कि हम उसका ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हैं, तो उसको कैसे करेंगे मेजर? देखिए बेटा, ट्रांसपोर्टेशन को हम दिखाएंगे क्योंकि उसको हम मनी की टर्म से मेजर कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं हाँ भाई 1000 रुपए का खर्चा हुआ, 100 रुपए का खर्चा हुआ, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। लेकिन किसी भी चीज को जिसको हम मनी में कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए कि आपका एक रिजल्ट आया स्कूल का, ठीक है, इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन क्या आपकी एफिशिएंसी क्या थी उसके पीछे, आपकी मेहनत कितनी है, आप उसको दिखा सकते हो नंबर्स में? नहीं सर। नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हमारे जो रिजल्ट है वो हमें नंबर्स तो दिखाता है, लेकिन हमारी मेहनत नहीं दिखाता। इसी तरह अकाउंट्स में भी क्या है, जो चीजें हमारी मनी में कैलकुलेट हो सकती हैं उसको हम दिखाएंगे, और जो नहीं हो सकती उसको हम नहीं दिखाएंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मेजरिंग के बाद आता है रिकॉर्डिंग। चलिए, रिकॉर्डिंग समझने से पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है? मेरा क्वेश्चन ये है, आपके अकॉर्डिंग अगर आपका एक स्टार्टिंग बिजनेस भी है तो आपके बिजनेस में एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन हो सकती है मिनिमम? सर मिनिमम 1 to 3 तो होंगे। मिनिमम 1 to 3 होंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे एक वीक के बाद पूछूं कि आपको सारी ट्रांजेक्शन याद है एग्जैक्टली, आपने कहीं लिखा नहीं है उनको, आपको सारी ट्रांजेक्शन याद है एग्जैक्टली, अमाउंट भी, टाइम भी, सब कुछ याद है, तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना? सर ना। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना वो बहुत लिमिटेड स्पेस है, ठीक है, उसमें हम सब कुछ याद नहीं रख सकते, राइट? तो हमारा थर्ड काम यस। क्या होगा, हमारा थर्ड काम होगा रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, और वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मींस जो ट्रांजेक्शन पहले हुई है उसे पहले रिकॉर्ड करना, जो ट्रांजेक्शन बाद में हुई है उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। और ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो भी प्रॉफिट या लॉस आए वो बिल्कुल सही आए, गलत ना निकल के आए। क्योंकि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन मिस होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस गलत आ जाएगा। तो रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आता है क्लासिफाइंग। क्या होता है? ये टर्म आपने काफी बार पढ़ी होगी, चाहे थोड़े डिफरेंट वर्ड्स के अंदर पढ़ी हो, क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट्स को सिमिलर बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो उसे बोलते हैं क्लासिफाइंग, राइट? अब क्लासिफाइंग कैसे, आपने 10th में पढ़ा होगा रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। आपने उनको डिवाइड किया होगा कि वो कितनी जल्दी अपने आप को बना लेते हैं और नहीं बना पाते, तो आपने उनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड किया था, राइट? यस सर। इसी तरह जब हम अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम हर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे उसको क्लासिफाई भी करते हैं। कैसे करते हैं? अब बजट का एग्जांपल देता हूँ। आपने बजट में क्या किया, आपने सारी ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर लिया, राइट? उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई मुझे ना पता करना है मैंने पूरे महीने में सिर्फ मेडिकल के ऊपर कितना खर्च किया या सिर्फ फूड के ऊपर कितना खर्च किया। तो आप क्या करोगे, एक पेज लोगे, उस पर लिखोगे फूड, और उस फूड के पेज पे आप सारे फूड वाले खर्चे लिखोगे उस मंथ। तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि फूड पे आपने टोटल पूरे मंथ में कितना एक्सपेंडिचर किया है, राइट? यस सर। तो इसी तरह जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी हम अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर नेचर। और जो हमारा अकाउंट हेड बन के आता है, जो हमारा हेड बन के आता है उसको बोलते हैं अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं सर। ठीक है। देन आपका नेक्स्ट स्टेप आता है समराइजिंग एंड एनालाइजिंग। अब तक आपने अपनी सारी इनकम को रिकॉर्ड कर लिया, सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लिया, उन्हें क्लासिफाई भी कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब हम उनको मैच करते हैं कि भाई हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या इनकम ज्यादा है। तो उसको हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करते टाइम हमें चेक करेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो समराइजिंग और एनालाइजिंग के अंदर हम लोग चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। तो क्या चेक करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में चेक करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है। और लास्ट आपका आता है स्टेप कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स। अब ये पॉइंट समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूजर्स कौन होते हैं। तो यूजर्स वो लोग होते हैं जिनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूजर्स वो लोग जिनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका स्कूल का रिजल्ट है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और आपके स्कूल टीचर्स के लिए, राइट? यस सर। तो अगर ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके स्कूल रिजल्ट के यूजर्स कौन हो गए? आप, आपके पेरेंट्स और आपका स्कूल। तो इसी तरह जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? जिस पर्सन ने पैसा लगाया है, ओनर के लिए बेसिकली, या फिर हम कह सकते हैं मैनेजमेंट के लिए। तो जिसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी उसको हम क्या करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स।
और ये स्टेप परफॉर्म होने के बाद दोबारा नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट पीरियड ऑफ ईयर के लिए सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करेंगे। तो अब कोई डाउट है आपको इसके अंदर? सर इसके अंदर तो कंपनीज अपना गलत डाटा भी शो कर सकती है। कंपनी अपना गलत डाटा शो कर सकते हैं कि हमारा बेस्ट है या कुछ भी इस टाइप में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि ये अकाउंटिंग में दिक्कत है थोड़ी सी, कंपनी अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकती है। तो आगे जब हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, कि कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, तो उसमें से एक लिमिटेशन यही है कि अकाउंटिंग में जरूरी नहीं है कि हर बार आपको सही पिक्चर दिखाई, ठीक है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो मेजर पिक्चर्स हैं सही होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाद में पता लगा कि आपकी कोई गलत इन्फॉर्मेशन, तो आप पे केस भी हो सकता है और पेनल्टी भी हो सकती है, और हो सकता है आपका बिजनेस बंद भी कर दिया जाए। तो उससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही अपनी इन्फॉर्मेशन को सही प्रोवाइड करते हैं, और उसके लिए बहुत सारे लॉज भी बने हुए। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक बार इन सारे स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, देन आगे डिस्कस करते हैं। ओके सर, एक मिनट। हो गया सर। ओके बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? सर नहीं। ओके, चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं, हमने एक टर्म पढ़ी थी जो थी यूजर्स। तो हम डिस्कस करते हैं कि यूजर्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आपकी स्लाइड पे देखेंगे तो आपके जो यूजर्स हैं वो ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की। इंटरनल यूजर्स वो सारे यूजर्स होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये कौन कौन होते हैं डिस्कस कर लेते हैं, और इनकी अकाउंटिंग इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी। तो पहला आपका आता है इसके अंदर ओनर्स। देखिए, ओनर जो है उसने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, राइट। तो उसको तो पूरा हक बनता है जानने का कि उसने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस बियर किया पूरे साल के एंड में। तो अगर आपको प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो वो कब पता लगेगा? जब आप अकाउंटिंग करोगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ओनर के लिए, राइट। यस सर। ठीक है, सेकंड आता है मैनेजमेंट। देखिए, जब हम एक बड़े बिजनेस की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम एक बड़े बिजनेस की बात करते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेस जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन बिजनेस के अंदर ओनर अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। ओनर्स जो हैं वो सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जबकि मैनेजमेंट जो है वो डे टू डे डिसीजन लेते हैं। अब अगर आपका मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है या कोई पॉलिसी बनानी है, तो वो कैसे बनाएगा? वो अपनी पास्ट को चेक करेगा, पास्ट ईयर में गलती को चेक करेगा, और ये कहाँ से पता लगेंगी उसे? जब वो अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करेगा। तो अगर हम अकाउंटिंग के अंदर पॉलिसी बनाने की बात कर रहे हैं, तो उसे कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। राइट। तो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्लियर है ये स्टेप? यस सर। लास्ट आपके इंटरनल यूजर आते हैं एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन जैसे जॉब करने के। पहला, किंगफिशर कंपनी जिसके ओनर है विजय माल्या। दूसरा, रिलायंस कंपनी जिसके ओनर है मुकेश अंबानी। आप कहाँ पे जॉब करना प्रेफर करोगे? सर रिलायंस। किंगफिशर क्यों नहीं? सर उसका ओनर का कुछ पता नहीं है अभी। ओनर का कुछ पता नहीं है, बिल्कुल ठीक। अगर आप ओनर की बात करो तो ओनर पे ना काफी सारे मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहे हैं, वो पैसा लेके भागे हुए हैं आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं पे करी। तो अब आप अगर एक एम्प्लॉई हो तो ये जानना चाहते हो कि कंपनी केपेबल है आपको पे करने के लिए या नहीं है, और आप उसी बेस पे उस कंपनी में काम करना चाहोगे फ्यूचर तक या नहीं करना चाहोगे। तो आपने खुद ही आंसर दिया कि आप रिलायंस पे काम करना चाहोगे। और आपको ये कैसे पता लगा? ये पता लगा आपको जब आपने उनके अकाउंटिंग देखी। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि जो विप्रो कंपनी के ओनर है सीम प्रेम जी, उन्होंने लास्ट ईयर पर डे 22 करोड़ रुपीज खर्च करे हैं अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। 22 करोड़ पर डे अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। तो ये क्या है? उनकी इमेज को भी बढ़ा रहा है, ठीक है, मार्केट के अंदर, और अपने एम्प्लॉइज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो हर पर्सन विप्रो में काम करना चाहेगा। सिमिलरली रतन टाटा ने ये ऐलान किया है कि जो भी उनके कोविड में मर गए एम्प्लॉइज, उनकी फैमिली को 60 ईयर्स तक की एज तक 60 ईयर्स तक की एज तक आपको सैलरी मिलेगी पूरी, कोई सैलरी में डिडक्शन नहीं होगा। तो अब आप बताओ, आप भी ऑब्वियसली बात है कि टाटा में जाना चाहोगे या विप्रो में जाना चाहोगे एज कम्पेयर टू रिलायंस, राइट। यस सर। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमें
एम्प्लॉयज के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि कंपनी उनके ऊपर कितना पैसा खर्च कर रही है उनके वेलफेयर पे, उनको फैसिलिटीज देने। तो इंटरनल यूजर्स में कोई डाउट है बेटा आपको? सर जैसे कि अगर मैं ओनर हूँ इस कंपनी का एंड मेरे को ये लग रहा है कि मेरे मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज कुछ मनी में या फिर प्रोडक्ट्स को आगे कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो मैं उसको कैसे कैच कर सकता हूँ? देखिए बेटा, उसके लिए आपको अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, आपको हर चीज का एविडेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको सीसीटीवी कैमरास भी लगवाने पड़ेंगे, हो सकता है आपको उसके लिए एक कमेटी बनानी पड़े कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन करे कि ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। जब ये काम होता है ना, तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता लगता, लेकिन धीरे धीरे पता लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, राइट। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा यस तो आपको इजीली पता लग जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही से करना, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े गए तो कुछ नहीं है, आपका बिजनेस बंद, आपको हो सकता है जेल भी हो जाए। जैसे अगर आपको पता हो तो सहारा कंपनी के ओनर को, सुब्रत रॉय को हुई थी, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, इमेज भी खराब करता है और सब कुछ करता है, इससे अच्छा ना ही करो, ठीक है। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? ये वो सारे यूजर्स होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस, वो सारे यूजर्स होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस होते हैं, और बिजनेस पे इनका रोल होता है, लेकिन बिजनेस पे इनका रोल होता है, ठीक है। अब पहला इसके अंदर आता है सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान के चलो आप मेरे सप्लायर हो, आप मुझे सामान प्रोवाइड करते हो। अब मुझे एक बात बताना, आप मुझे सामान फ्री में दो उधार पे देना कब स्टार्ट करोगे, कितनी ट्रांजेक्शन के बाद? सर जब हमारी मेरे को आपका बैकग्राउंड अच्छे से पता चल जाएगा और आपकी शीट्स बैलेंस शीट्स में देख लूंगा कि आपका बैंक के साथ ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक। तो जब आप मेरी अकाउंटिंग देख लोगे कि भाई ये पर्सन केपेबल है मुझे देने के लिए, मेरा पैसा कहीं नहीं डूबेगा फ्यूचर के अंदर, तो सप्लायर्स मुझे माल देने के लिए तैयार हो जाएंगे उधार पे। और इनिशियली में तो वो भी नहीं देंगे, थोड़ा रुक के देंगे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, राइट। तो सप्लायर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अच्छा, दूसरा आता है बैंक्स। बैंक्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। अब बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक आपसे मांगता है एक आपकी इनकम स्टेटमेंट। क्या मांगता है? आपकी इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट से पता लग जाता है बैंक को कि ये पर्सन मेरा लोन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और उसी की बेसिस पे वो आपको लोन देता है, राइट। तो बैंक कैसे पता करेगा आपकी इनकम स्टेटमेंट? जब आपकी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को चेक करेगा। तो बैंक्स के लिए भी सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बेटा, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बैंक्स को मैं कुछ भी बिल सेवा दूं तो उनको कैसे पता चलेगा? देखिए, आपने इनकम तो मैं बैंक, गलत सोर्स भी तो दिखा सकता हूँ। लेकिन बैंक को अगर ये दिख रहा है कि आपकी पासबुक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपकी 6 मंथ की स्टेटमेंट है उनके पास, उनको दिख रहा है कि भाई हाँ ये पर्सन पैसा कमा रहा है। अब आप अपनी बैंक पासबुक गलत कहाँ से लाओगे? आज के टाइम में तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, वैसे भी कहाँ से लाओगे फेक पासबुक? मुश्किल नहीं है, यस सर। ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब बैंक पासबुक दोगे, इनकम स्टेटमेंट, साथ में सिर्फ इनकम स्टेटमेंट नहीं लगती, आपका पैन कार्ड लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है। तो वो बहुत सारी चेकिंग करने के बाद, उसके बाद ही कोई आपको लोन देते हैं, और उसमें भी वो आपसे एक सिक्योरिटी रखवाते हैं कि भाई सिक्योरिटी दो, उसके बाद आपको लोन देंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट को आप क्या पे करते हो? टैक्स पे करते हो। अब गवर्नमेंट को जो आपने टैक्स पे किया, वो आपने सही से पे किया या नहीं किया, आपकी इनकम टैक्स बनता है या नहीं बनता, ये कैसे पता लगेगा? ये जब पता लगेगा जब गवर्नमेंट आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चेक कर लेगी। तो इसके लिए आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करते हो जिसको बोलते हैं आईटीआर। इसमें लिखना होता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया पूरे साल के। ओके, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्चर। देखिए, रिसर्चर कौन सर वो होते हैं? सीए हाँ जी, अप्रूव्ड होना चाहिए ना? वो सीए अप्रूव्ड होना चाहिए ना? ऐसा जरूरी नहीं है सीए अप्रूव होना चाहिए। आपकी आईटीआर जो होगी वो आपके पैन कार्ड से लिंक होती है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक लिंक सही चेक हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो आप सीए से भी करवा सकते हो, अगर आपको खुद को आता है तो आप खुद भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड सर हाँ जी, जैसे मेरे अभी मैंने स्टार्ट करा अपना बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस है अभी, ठीक है। तो मैं उसके अंदर गवर्नमेंट को अपना टैक्स बचाने के लिए कम भी तो शो कर सकता हूँ। हाँ, तो वही तो बात आ गई स्टार्टिंग में कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन है यही चीज, कि आपका मैनिपुलेशन हो सकती है अकाउंटिंग। तो वो चीज को रोकना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेप्स होते हैं, जो लॉज हैं वो बहुत सारे हैं। तो वो आप अभी अभी नहीं, ग्रेजुएशन पढ़ोगे, ठीक है। यस सर। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रिसर्चर्स की। अब रिसर्चर कौन होते हैं? देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपना, ठीक है। मेरी ना अभी मास्टर्स कंप्लीट हो गई है, अब मेरे को पीएचडी करनी है।
पीएचडी का मतलब मेरे को अपना नाम लिया कि डॉक्टर लगाना है। तो जब मैं रिसर्च करना चाहता हूँ तो मुझे किसी अकाउंटिंग फील्ड में रिसर्च करनी है, और मैं अकाउंटिंग फील्ड में तभी रिसर्च कर पाऊंगा जब मेरे पास किसी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो रिसर्चर के लिए रिसर्च करने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। तो मान के चलो मेरा मोटिव है कि मुझे रिलायंस कंपनी के ऊपर उसके अकाउंटिंग फील्ड के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिलायंस कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन निकालूंगा नेट से और उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दूंगा। तो रिसर्चर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च वर्क के लिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है पब्लिक। पब्लिक कौन होती है? नॉर्मल हम जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। जनरल पब्लिक एक बिजनेस को तभी सपोर्ट करती है अगर वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए कुछ काम कर रहा है। मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल्स दिए एम्प्लॉइज के अंदर, जैसे रतन टाटा, ठीक है, असीम प्रेम जी। तो एक बिजनेस की इमेज तभी मार्केट में बढ़ेगी जब वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम करेगा। और आपको कैसे पता लगेगा कि उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ काम किया है या नहीं? वो पता लगेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के। बेटा, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है यूजर्स में? नहीं सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो एक बार इतना रिवाइज कर लेना एंड देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। थैंक ओके यू। बेटा, बाय, वेलकम बेटा, बाय। बाय।